Hi friends, how are you? After the brief introduction of general facts, let's understand the first chapter of Indian Geography with me. The first chapter is also known as India and its location. मेरे प्यारे सभी विद्यार्थियों, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ इंडियन ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर भारत की अवस्थिति और विस्तार के साथ। मेरे प्यारे सभी विद्यार्थियों, ज्योग्राफी जैसे विषय को यदि आपको बेहतरीन तरीके से समझना है तो आप सभी नक्शों, मानचित्र या मैप के सहयोग के बिना इसे आसानी से नहीं समझ सकते। इसलिए मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूँ कि मैं संपूर्ण इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी का अध्ययन आप सभी को मैप के माध्यम से करवाऊंगा। इसलिए आप मेरे साथ साथ सारी क्लासेस लेकर साथ साथ चलें और एक एक टॉपिक को विस्तार से समझें। चलिए आइए प्रारंभ करता हूं मैं। भारत का संपूर्ण मानचित्र मैंने आपके सामने दिया हुआ है। भारतीय सभ्यता और संस्कृति का विकास सिंधु घाटी सभ्यता से माना जाता है। भारत का प्राचीन नाम आर्यावर्त था, क्योंकि उत्तर में बसने वाले आर्यों के नाम पर इसे आर्यावर्त नाम दिया गया। इन आर्यों के प्रसिद्ध और शक्तिशाली राजा भरत के नाम पर इसे भारत देश के नाम से जाना जाता है। ईरानियों ने इसे हिंदुस्तान और यूनानियों ने इसे इंडिया के नाम से संबोधित किया। प्रमुख चार बातें मैंने आपको बताई, फिर से समझें। उत्तर में बसने वाले आर्यों के नाम पर इसे आर्यावर्त कहते हैं। दूसरी बात, आर्यों के प्रसिद्ध और शक्तिशाली राजा भरत के नाम पर इसे भारत कहा गया। ईरानियों ने इसे हिंदुस्तान नाम और यूनानियों ने इसे इंडिया नाम दिया। उत्तर में हिमालय पर्वत से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी, कुमारी अंतरीप या केप कोमोरिन तक तथा पूर्व से पश्चिम में भारत देश भिन्न भिन्न भौगोलिक क्षेत्र को लिए हुए विस्तृत है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में पूर्वांचल की पहाड़ियाँ जैसे लोसाई, पटकई-बुम और अराकान योमा तथा पश्चिम में कच्छ और थार रेगिस्तान के साथ भारत संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र को समेटे हुए है। इन संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र को हम भारतीय उपमहाद्वीप के नाम से संबोधित करते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। कभी भी एक क्वेश्चन आता है किसी एग्जाम में कि भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत कितने देशों को सम्मिलित किया गया है, तो भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, इन 5 देशों को सम्मिलित किया जाता है। चलिए, 2 चीजें पुनः मैं आपको यहां बता देना चाहता हूं जिसका आपको सभी को विशेष रूप से ध्यान रखना है। दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर देखिए, नीचे वाली डायरेक्शन कौन सी होती है? अगर मैं इस प्रकार का एक डायरेक्शन का चिन्ह आप सभी के सामने बनाना चाहूं तो नीचे वाली डायरेक्शन को साउथ कहते हैं, ऊपर वाली डायरेक्शन को नॉर्थ कहते हैं, और राइट हैंड साइड में इस वाली डायरेक्शन को ईस्ट कहते हैं, पूर्व, और इस वाली डायरेक्शन को वेस्ट कहते हैं। तो कभी भी किसी मैप को पढ़ना हुआ करे तो याद रखें, सबसे नीची जो दिशा होती है उसे दक्षिण कहते हैं, सबसे ऊपरी दिशा को उत्तर कहते हैं, राइट हैंड साइड में दिशा को पूर्व कहते हैं और लेफ्ट हैंड साइड की दिशा को पश्चिम कहते हैं। तो भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार यदि देखना हो तो भारत दक्षिण से उत्तर की ओर 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक, भारत दक्षिण से उत्तर की ओर 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक, और पश्चिम से पूर्व की ओर 68 डिग्री 7 मिनट से
97 डिग्री 25 मिनट तक विस्तृत है। जब हम लोग संपूर्ण देश का ग्लोब या मानचित्र देखते हैं तो उस पर भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार इतना बताया गया है। तो दक्षिण से उत्तर और पश्चिम से पूर्व, सबसे पहले आप इसका अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार याद रखें। क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि भारत की बात की जाए तो हमेशा याद रखें, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वां देश है। मैं 7वां देश आपको फिर से बता देता हूं। रूस, कनाडा, चीन, यूएसए। रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, ये 7 देशों का क्रम आप लोग याद रखें। तो भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां देश है और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा क्रम का देश है। जनसंख्या में पहले नंबर पर कौन है? जनसंख्या में पहले नंबर पर चीन है। तो क्षेत्रफल में 7वां देश और जनसंख्या में दूसरा देश। 2 क्वेश्चन और प्रसिद्ध हैं भिन्न भिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में। भारत विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितने प्रतिशत क्षेत्रफल लिए हुए है? तो 2.4%। भारत संपूर्ण विश्व का 2.4% क्षेत्रफल लिए हुए है, जबकि 17.5% जनसंख्या टोटल विश्व की भारत में निवास करती है। ये 2 प्रमुख बातें आप विशेष रूप से याद रखें। चलिए, तो अभी मैंने आपको 2 बातें बताई, अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार। चलिए, ये दोनों बातें मैं फिर से आपको एक बार समझाता हूं। देखिए, संपूर्ण पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए जब सारे भूगोल वैज्ञानिकों ने प्रयास किया तो उन्होंने भूगोल का विस्तार से अध्ययन करने के लिए संपूर्ण पृथ्वी का एक नमूना बनाया जिसे ग्लोब के नाम से जाना जाता है। और संपूर्ण पृथ्वी का नमूना बनाकर उन्होंने पृथ्वी जैसी आकृति और पृथ्वी जैसा आकार बनाकर संपूर्ण अध्ययन करने का प्रयास किया। पृथ्वी लद्वच गोलाभ आकार लिए हुए है, पूरे तरीके से गोल न होकर ये भूमध्य रेखा पर उभरी हुई और ध्रुवों पर चपटी है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है। पृथ्वी के भौगोलिक क्षेत्र पर जब सूर्य के प्रकाश की मात्रा को हम देखते हैं तो आप सभी जानते हैं सूर्य पूर्व से उगता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, इसलिए सूर्य पूर्व से उगता हुआ दिखाई देता है। यदि पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाती तो हमें सूर्य पश्चिम से उगता हुआ दिखाई देता, लेकिन चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है इसलिए सूर्य पूर्व से उगता हुआ दिखाई देता है। सूर्य के द्वारा पृथ्वी पर डाली गई प्रकाश की मात्रा को आधार बनाकर भूगोल वैज्ञानिकों ने 3 काल्पनिक रेखाएं पृथ्वी पर बनाई। सबसे पहली काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के बीचों बीच इन्होंने खींची उसे नाम दिया 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री लैटिट्यूड। इसे इन्होंने नाम दिया भूमध्य रेखा, इसे इन्होंने नाम दिया भूमध्य रेखा। विषुवत रेखा इक्वेटर लाइन, दूसरी लाइन उत्तरी गोलार्ध में नाम दिया 23.5 इन नॉर्थ हेमिस्फीयर, और तीसरी रेखा का नाम दिया 23.5 इन सदर्न हेमिस्फीयर, साउथ हेमिस्फीयर। तो पृथ्वी का सूर्य की मात्रा के आधार पर 3 काल्पनिक रेखाओं के माध्यम से भूगोल वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया कि सूर्य के प्रकाश की मात्रा पृथ्वी के कितने भौगोलिक क्षेत्र पर
और कैसे कैसे जाती है, क्या वो लंबवत जाती है, क्या वो तिरछी जाती है। तो जब सूर्य के द्वारा पृथ्वी पर सूर्यातप की मात्रा संप्रेषित की जाती है तो उस समय तीनों काल्पनिक रेखाओं के माध्यम से हम संपूर्ण भौगोलिक स्थिति का अवलोकन करते हैं। भारत की भौगोलिक स्थिति का अनुमान यदि लगाना है तो देखिए, ये जो रेखा मैंने खींची इसे कहते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा। 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल लाइन। यदि भारत की भौगोलिक स्थिति को पृथ्वी के ग्लोब पर देखना है तो भारत उत्तरी गोलार्ध में और पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। देखिए, छोटा सा चित्र मैंने भारत का बनाया हुआ है, तो यहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सभी लोग याद रखें। भारत पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, अर्थात इन नदर्न हेमिस्फीयर एंड ईस्ट हेमिस्फीयर। भारत पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत के ठीक बीचों बीच कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, भारत के ठीक बीचों बीच कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है, जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। फिर से बता देता हूं, भारत से होकर कर्क रेखा ठीक बीचों बीच गुजरती है। भूमध्य रेखा और मकर रेखा, इक्वेटर लाइन और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इन दोनों रेखाओं का कोई संबंध भारत से नहीं है, अर्थात ये भारत की भौगोलिक सीमा को स्पर्श नहीं करती। परंतु कर्क रेखा ठीक बीचों बीच भारत से होकर गुजरती है, जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। यह संपूर्ण वर्णन देखने के बाद जब मैं 0 डिग्री से ऊपर जाऊंगा, 23.5 की तरफ मैं जाऊंगा अक्षांशीय विस्तार को समझाते हुए, तो आप सब जानते हैं कि धीरे धीरे यहां पर 1, 2, 3 इत्यादि कई अक्षांशीय रेखाएं बनी हुई हैं। तो यहां से जब मैं विस्तार इसका लूंगा तो आप सभी को मैंने अक्षांशीय और विस्तार देशांतरी रूप से मैंने समझाया कि अक्षांशीय विस्तार भारत का 8 डिग्री 4 मिनट से प्रारंभ हो जाता है। और देखिए, पृथ्वी के नक्शे पर ये 23.5 से ऊपर जा रहा है, अर्थात 37 डिग्री 6 मिनट तक रहता है। तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर ये इसका विस्तार मैंने आपको बताया। और देशांतरी विस्तार में देखें तो यहां 0 डिग्री है, तो ये 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तृत है। तो संपूर्ण भूगोल को समझने के लिए आप पृथ्वी के ग्लोब, अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार का भी अवलोकन करें। भारत की मुख्य सीमा की लंबाई 8 डिग्री 4 मिनट से प्रारंभ होती है, लेकिन यदि बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह को देखा जाए तो बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे दक्षिणी सीमा, जिसे हम लोग ग्रेट निकोबार कहते हैं, बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे दक्षिणी सीमा, जिसे हम लोग ग्रेट निकोबार कहते हैं, ग्रेट निकोबार पर इंदिरा पॉइंट, ये भारत का दक्षिणतम बिंदु माना जाता है, जिसका अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट से प्रारंभ हो जाता है। 6 डिग्री 45 मिनट से प्रारंभ होता है। तो मेरा एक पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने आया कि भारत की संपूर्ण भौगोलिक सीमा को देखा जाए तो वो कितने अक्षांशीय
विस्तार से प्रारंभ होती है। तो आप सभी का उत्तर क्या होगा कि भारत की संपूर्ण भौगोलिक सीमा को देखा जाए तो इसका संपूर्ण अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट से प्रारंभ होकर 37 डिग्री 6 मिनट तक जाता है। लेकिन केवल मुख्य भूमि की बात की जाए तो मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से प्रारंभ होकर 37 डिग्री 6 मिनट तक जाता है। ये आप विशेष रूप से याद रखें। दूसरी बात, जब मैं पश्चिम से पूर्व की बात करूंगा तो पश्चिम में भारत का जो संपूर्ण विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक होता है। मैंने इन चारों नंबर्स पर एक बार ध्यान दिया तो आप सभी को डिफरेंस मिलेगा 30 डिग्री का, लगभग 30 डिग्री का। देखिए 8 डिग्री से 37 डिग्री पर लगभग 30 डिग्री का डिफरेंस मिला। 68 डिग्री से 97 डिग्री तक आपको फिर से लगभग 30 डिग्री का डिफरेंस मिला। तो यहाँ मैं आप सभी को ये बता देना चाहता हूँ कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी और देखा जाए तो दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बार फिर से मैप के माध्यम से मैं आप सभी को बता देता हूं। पृथ्वी पर जब अक्षांशीय रेखाएं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जब खींची जाती हैं तो दो अक्षांशीय रेखाओं के बीच की दूरी तो लगभग सभी जगह एक समान होती है। लेकिन जब देशांतर रेखाएं खींची जाती हैं तो देशांतर रेखाएं भूमध्य रेखा के पास तो दूरी लिए हुए होती हैं, लेकिन ध्रुवों पर आपस में सट जाती हैं। अर्थात दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी ध्रुवों के पास इतनी कम होती है कि वहाँ ये बिंदु के समान दिखाई देती हैं, जबकि अक्षांश रेखाओं की बीच की दूरी लगभग सभी जगह एक समान होती है। अतः आप सभी को याद रखना है कि जब भी किसी देश का देशांतरी विस्तार और अक्षांशीय विस्तार देखा जाता है तो प्रमुख रूप से ये देखते हैं कि समय की गणना किस प्रकार से की जाती है। जैसे दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी और दो अक्षांशीय रेखाओं के बीच की दूरी का अवलोकन करने के बाद यह ध्यान रखें कि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। आप सब जानते हैं कि पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री से घूमकर एक पूरा चक्कर लगाती है। जब भी पृथ्वी 24 घंटे में अपना एक पूरा चक्कर लगाती है अर्थात वो 360 डिग्री घूम जाती है। इससे क्या सिद्ध हुआ कि 24 घंटे में यदि 360 डिग्री घूमती है तो 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो 1 डिग्री बराबर 4 मिनट लिया जाता है। जब 68 डिग्री 7 मिनट को 97 डिग्री 25 मिनट से कंपैरिजन करते हैं तो 30 डिग्री का डिफरेंस आता है। इस 30 डिग्री के डिफरेंस को देखा जाए तो 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट, तो 30 इंटू 4 बराबर 120 मिनट्स। अर्थात आप सभी जानते हैं 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं, तो 120 मिनट का हुआ 2 घंटे, 120 मिनट का हुआ 2 घंटे। तो यहां हमें प्रमुख बात दिखाई दी कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वोत्तर बिंदु केविथू या वालानू से गुजरात के सबसे पश्चिमोत्तर बिंदु गौहर मोता या सर क्रीक तक भारत की भौगोलिक सीमा का समय 2 घंटे के अंतराल से है। भारत की भौगोलिक सीमा का समय 2 घंटे के अंतराल से है। अतः जब भी कभी भारत का मानक समय निर्धारित किया जाता है तो 97 डिग्री 25 मिनट और 68 डिग्री 7 मिनट के बीचों बीच 82 एंड हाफ डिग्री
82.5 डिग्री देशांतर से भारत का मानक समय निर्धारित किया जाता है, जो लंदन के ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे है। कैसे? जब भी कभी विश्व में मानचित्र में हम सभी लोग 0 डिग्री लाइन से, जो कि कहाँ से निकली है, ब्रिटेन के लंदन या ग्रीनविच से, तो 0 डिग्री लाइन से जब हम लोग पूर्व की तरफ जाते हैं तो समय को बढ़ा दिया जाता है, और जब हम लोग पश्चिम की तरफ जाते हैं तो समय को घटा दिया जाता है। इसका विस्तार से वर्णन मैं आगे आने वाले सभी चैप्टर्स में करूंगा। लेकिन याद रखें, तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट के बीचों बीच जो लाइन हम लोगों ने ली उसे नाम दिया गया 82 डिग्री एंड हाफ, अर्थात 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से भारत का मानक समय लिया जाता है। चलिए, मैं अब आपको 5 और 6 बिंदु इंडिया के बता देता हूं। भारत का सबसे पूर्वोत्तर बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे पूर्वोत्तर बिंदु है केविथु या वालानु। केविथु या वालानु, जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है गौहर मोता, जो गुजरात में स्थित है। भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु है जिसे हम लोग बोलते हैं सियाचिन, जो काराकोरम पर्वत श्रेणी पर स्थित है। और भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु है कन्याकुमारी, कुमारी अंतरीप या केप कोमोरिन। लेकिन यदि भारत के संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र को देखा जाए तो भारत का दक्षिणतम बिंदु कहा जाता है ग्रेट निकोबार पर स्थित इंदिरा पॉइंट को। ग्रेट निकोबार पर स्थित इंदिरा पॉइंट को भारत का दक्षिणतम बिंदु कहा जाता है। चलिए, यदि अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार का प्रभाव संपूर्ण भारत पर देखा जाए, लॉन्गिट्यूडिनल एंड लैटिट्यूडिनल एक्सपेंशन का प्रभाव, इफेक्ट जब भी कभी संपूर्ण भारत पर देखा जाए तो कैसे देखेंगे? पुनः देखें आप सभी लोग, अभी मैंने आपको बताया कि संपूर्ण पृथ्वी के ग्लोब पर ये मैंने देखी देशांतर रेखा खींची और ये मैंने 0 डिग्री अक्षांश रेखा खींची। ये है 0 डिग्री देशांतर रेखा, ये है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। भारत की लोकेशन मैंने कहाँ बताई थी? भारत की लोकेशन मैंने आपको बताई उत्तरी गोलार्ध में और पूर्वी गोलार्ध में, इस जगह पर। जब मैं 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा खींचता हूं तो इसे मैं नाम देता हूं कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जब मैं 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में रेखा खींचता हूं तो इसे मैं नाम देता हूं मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। 0 डिग्री latitude is also known as equator line. 23.5 latitude is known as Tropic of Cancer, and 23.5 in southern hemisphere is also known as Tropic of Capricorn. तो भारत की संपूर्ण स्थिति कहाँ पर है? भारत की संपूर्ण स्थिति है उत्तरी गोलार्ध में और पूर्वी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में और पूर्वी गोलार्ध में। तो अभी मैंने आपके सामने एक लाइन बोली थी कि भारत के ठीक बीचों बीच कर्क रेखा होकर गुजरती है। इन तीनों रेखाओं के बीच के क्षेत्र को उष्ण कटिबंध कहते हैं। इन तीनों रेखाओं के बीच के क्षेत्र को उष्ण कटिबंध कहते हैं, ट्रॉपिकल जोन। क्या आप सभी ये मान सकते हैं कि सूर्य के प्रकाश की मात्रा जब इन तीनों रेखाओं के बीच लंबवत गिरती है तो ये सभी क्षेत्र अत्यधिक गर्म होंगे कि अत्यधिक ठंडे होंगे? क्योंकि मैंने आपको बताया था पृथ्वी के ग्लोब पर ऐसी कोई भी लाइन खिंची हुई नहीं थी। केवल भूगोल वैज्ञानिकों के द्वारा पृथ्वी के संपूर्ण अध्ययन के लिए ये 3 काल्पनिक रेखाएं ग्लोब पर खींची गई थीं, जो ये बताती हैं कि सूर्य के प्रकाश की मात्रा कितनी और कैसे लंबवत इन तीनों रेखाओं के बीच में रहती हैं। तो
तो आप सभी को ये याद रखना है, क्या इन तीनों रेखाओं के बीच का क्षेत्र अत्यधिक गर्म होगा कि अत्यधिक ठंडा होगा? तो आप सभी जानते हैं अत्यधिक गर्म होगा। इसलिए यदि आपने इंडिया के मैप का अध्ययन किया हो तो इंडिया के दक्षिण वाले जो स्टेट्स हैं जैसे केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, यहाँ आपने एक बात पर गौर किया हो तो यहाँ के रहने वाले लोग आपको अपेक्षाकृत काले मिलते हैं, क्योंकि ये जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा उष्ण और गर्म क्षेत्रों में आता है। लेकिन इंडिया के ऊपरी क्षेत्र को देखा जाए तो ऊपरी क्षेत्र इन तीनों रेखाओं से ऊपर जा रहा है। इससे यहाँ सिद्ध होता है कि सूर्य की किरणें यहाँ लंबवत न गिरते हुए तिरछी गिरती हैं। तिरछी गिरने के कारण यहाँ गर्मी का प्रभाव उतना नहीं होता जितना दक्षिणी क्षेत्र में होता है। इसलिए लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर आदि क्षेत्रों में शीत ऋतु का प्रभाव अधिक होने के कारण यहाँ बर्फ गिरती है और यहाँ के क्षेत्र अत्यधिक ठंडे होते हैं। समय की गणना की बात की जाए तो देखिए, भारत का दक्षिणी क्षेत्र भूमध्य रेखा के अधिक नज़दीक है या उत्तरी क्षेत्र? कन्फर्म है दक्षिणी क्षेत्र। तो भारत का दक्षिणी क्षेत्र भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है। यहां से देखा या फिर सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट से आप देखें तो भारत के दक्षिणी क्षेत्र से भूमध्य रेखा की दूरी 876 किलोमीटर है, अर्थात दक्षिणी क्षेत्र भूमध्य रेखा के नजदीक हुआ उत्तरी क्षेत्र की अपेक्षा। इसलिए समय की गणना में यदि देखा जाए तो केरल में सबसे बड़े दिन और सबसे छोटे दिन में केवल 45 मिनट का अंतर है, लेकिन जम्मू कश्मीर के सबसे बड़े दिन और सबसे छोटे दिन में लगभग 5 घंटे का अंतर हो जाता है, क्योंकि सूर्य की किरणें वहां लंबवत न गिरते हुए तिरछी गिरती हैं। समझ में आया? तो क्या मैं एक लाइन आप सभी को बोल सकता हूं कि पृथ्वी का ग्लोब जो मैंने बनाया हुआ है, पृथ्वी के ग्लोब में तीनों रेखाओं के बीच के क्षेत्र को मैंने उष्ण कटिबंध नाम दिया, तो फिर इसके ऊपर वाले क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं सब ट्रॉपिकल जोन, उपोष्ण कटिबंध, जो उष्ण की अपेक्षा गर्म न रहते हुए ठंडे रहते हैं। तो भारत रेखाओं के बीच में भी आता है और भारत का कुछ हिस्सा रेखाओं से ऊपर भी आता है। अर्थात एक प्रश्न आप सभी को याद रखना है जो कई बार यूपीएससी जैसे बड़े एग्जाम्स में पूछा जाता है कि भारत का संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र केवल उष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है कि उष्ण और उपोष्ण कटिबंध दोनों के अंतर्गत आता है। तो आप सभी को याद रखना है भारत का दक्षिणी क्षेत्र उष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है, जबकि भारत का उत्तरी क्षेत्र उपोष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है। चलिए अब मैं बात करता हूं आप सभी के सामने भारत की स्थलीय सीमा और जलीय सीमा को लेकर। तो आप सभी को कुछ कुछ फैक्ट याद रखने हैं। पहला फैक्ट है कि भारत की स्थलीय सीमा पश्चिम में गुजरात से लेकर पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश तक विस्तृत है। तो भारत की संपूर्ण स्थलीय सीमा का विस्तार 15,200 किलोमीटर तक है। क्या बोला मैंने? भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर में विस्तृत है। लेकिन भारत की जलीय सीमा, जलीय सीमा का मतलब क्या हुआ? जलीय सीमा का मतलब हुआ कि भारत के भौगोलिक क्षेत्र को कितनी जलीय सीमा उससे लगी है या कितनी जलीय सीमा स्पर्श करती है। तो भारत की जलीय सीमा 6100 किलोमीटर है। भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है, भारत की जलीय सीमा 6100 किलोमीटर है। लेकिन अभी मैंने इसमें भारत के जितने भी द्वीप थे उनको शामिल नहीं किया था। अगर भारत के सभी द्वीपों जैसे बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अरब सागर में लक्षद्वीप समूह, दमन दीव इत्यादि सभी द्वीपीय समूह को मिला दिया जाए तो भारत की संपूर्ण जलीय सीमा हम लोग बोलते हैं 7,516.6 किलोमीटर। ये आप सभी को विशेष रूप से याद रखना है। तो भारत की जलीय सीमा
6100 किलोमीटर। संपूर्ण द्वीपों को शामिल करते हुए भारत की जलीय सीमा 7516.6 किलोमीटर और भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर। चलिए इसके बाद अगली चीज, भारत की भौगोलिक सीमा कितने देशों से लगी हुई है, अर्थात एक प्रश्न मैं आप सबके सामने बना देता हूं। पहला क्वेश्चन है कि भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों की सीमा को स्पर्श करती है। देखिए डायरेक्शन मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया है, डायरेक्शन के हिसाब से समझें। देखिए नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व, उत्तर और पूर्व। तो नॉर्थ ईस्ट में भारत का एक पड़ोसी देश है जिसका नाम है चीन, चाइना। चाइना से लगी हुई एक और देश की सीमा है जिसे हम लोग बोलते हैं नेपाल। तो चाइना और नेपाल, इन दोनों देशों की स्थलीय सीमा भारत से लगी हुई है। नेपाल के बगल से एक देश लगा हुआ है, इसका नाम है भूटान। बीच में जो भारत की उठी हुई संरचना है इसे कहते हैं सिक्किम। तो नेपाल और भूटान, ये वाली जो भौगोलिक सीमा से लगा हुआ देश है इसका नाम है बांग्लादेश। पूर्वोत्तर क्षेत्र में, पूर्वी क्षेत्र में या पूर्वोत्तर क्षेत्र में जो अराकान योमा पहाड़ियों से लगा हुआ एक देश है इसे हम लोग कहते हैं म्यांमार। तो चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। यदि मैं नॉर्थ वेस्ट की बात करूं, यदि मैं नॉर्थ और वेस्ट की बात करूं तो भारत की स्थलीय सीमा से लगा हुआ देश है पाकिस्तान और पाकिस्तान से जस्ट उत्तरी क्षेत्र में यहां पर लगा हुआ एक देश है इसे हम लोग कहते हैं अफगानिस्तान। प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखें, भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत स्थलीय सीमा से लगे हुए कितने देश हैं? 7। तो आपका प्रश्न क्लियर हुआ कि भारत की स्थलीय सीमा से लगे हुए देश कितने हैं। तो भारत की स्थलीय सीमा को 7 देश स्पर्श करते हैं, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और नॉर्थ वेस्ट में चलें तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान। सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा किस देश से लगी हुई है? तो आपको याद रखना है बांग्लादेश। बांग्लादेश से 4096 किलोमीटर की सीमा भारत की लगी हुई है। सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा बांग्लादेश से है 4096 किलोमीटर, जबकि सबसे कम स्थलीय सीमा से लगा हुआ देश है अफगानिस्तान। चलिए अगला क्वेश्चन निकल के आता है कि भारत की जलीय सीमा से लगे हुए देश कौन से हैं। तो ध्यान रखने वाली बात है कि आप सभी लोग पहले यहां 3 देशों को देख लें। यह संपूर्ण क्षेत्र बंगाल की खाड़ी का है, यह संपूर्ण क्षेत्र अरब सागर का है। तो बंगाल की खाड़ी में क्या बांग्लादेश भारत की स्थलीय और जलीय सीमा दोनों को स्पर्श कर रहा है या नहीं? तो बांग्लादेश स्थलीय और जलीय सीमा को स्पर्श कर रहा है, तो जलीय सीमा से लगे हुए देश में बांग्लादेश भी आएगा। और इसी के साथ साथ क्या म्यांमार की सीमा भी जलीय सीमा को स्पर्श करती है? और जलीय सीमा से लगा हुआ दक्षिण में एक देश है श्रीलंका। यहां पे मैं आप सभी के लिए बना देता हूं, दक्षिण में लगा हुआ जलीय सीमा से एक देश है श्रीलंका। तो आपको अभी 3 देश प्रमुख रूप से याद रखें, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया और इधर अरब सागर से लगा हुआ है पाकिस्तान। फिर से सुने, कन्फ्यूजन पैदा न करें, दोबारा सुने। भारत की स्थलीय सीमा से लगे हुए देश कौन कौन से बताए थे मैंने? देखिए चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ये ऐसे देश हैं जो स्थलीय सीमा को स्पर्श करते हैं। भारत की जलीय सीमा से लगे हुए देश कौन से हैं? तो जलीय सीमा में केवल जल से लगे हुए क्षेत्रों को आप प्राथमिकता दीजिए, जैसे बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, पाकिस्तान और 2 देश और जिन्हें आपको याद रखना है, थाईलैंड और इंडोनेशिया। ये भारत की जलीय सीमा से लगे हुए देश हैं। किस किस देश से कौन कौन से
राज्य या स्टेट्स लगे हुए हैं। इसका वर्णन मैं अगले वीडियो में आपको विस्तार से दूंगा, क्योंकि मैं यहाँ आपको बताऊंगा तो अभी बहुत ज़्यादा आपके लिए हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए आपको अभी केवल एक ही बात ध्यान रखनी है कि भारत के 17 स्टेट्स, भारत के 17 राज्यों की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। अर्थात भारत के 17 राज्य विश्व के स्थलीय सीमा से लगे हुए देशों से लगते हैं। अभी वर्तमान की बात की जाए 28 स्टेट्स है, ठीक है, जिसमें से 17 स्टेट्स की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहलाती है। अर्थात भारत की भौगोलिक सीमा से लगे हुए देशों से उनकी सीमा स्पर्श करती है। अगला क्वेश्चन मैं आप सभी को बता देता हूं। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, भिन्न भिन्न देशों से लगे हुए कौन कौन सी भौगोलिक संरचनाएं और कौन कौन सी भौगोलिक स्थिति प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो कुछ मेन चीज प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। जैसे फॉर एग्जांपल एक प्रसिद्ध क्वेश्चन आता है कि भारत श्रीलंका के बीच में, भारत श्रीलंका जब जलीय सीमा बनाते हैं तो कौन कौन सी संरचनाएं यहां दिखाई देती हैं। तो उत्तर से दक्षिण में आपको याद रखना है, पाक जल संधि, मन्नार की खाड़ी, पामबन द्वीप, पाक जल संधि, मन्नार की खाड़ी, पामबन द्वीप। धनुषकोडी आप सभी ने सुना होगा रामेश्वरम क्षेत्र में। दूसरी बात, जब इंडोनेशिया की बात की जाए, इंडोनेशिया भी भारत के साथ जलीय सीमा बनाता है। तो इंडोनेशिया की बात की जाए तो इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के साथ, और भारत का होता है ग्रेट निकोबार। भारत के द्वीप का नाम क्या है? ग्रेट निकोबार। तो ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया के सुमात्रा के बीच में एक चैनल है जिसे बोलते हैं ग्रांड चैनल। तो ग्रांड चैनल जलीय सीमा बनाता है। दूसरी बात, यदि मैं बांग्लादेश की बात करूं तो बांग्लादेश और म्यांमार में आप सभी ने देखा, बांग्लादेश और म्यांमार ये भी भारत के साथ जलीय सीमा वाले देश माने जाते हैं। बांग्लादेश और म्यांमार की दक्षिणी सीमा को देखें तो म्यांमार का एक द्वीप है जिसका नाम है कोको द्वीप, और अंडमान निकोबार का उत्तरी द्वीप का नाम है जिसे हम लोग बोलते हैं उत्तरी अंडमान। तो आप लोग ध्यान रखें, विस्तार से फिर मैं अगले वीडियो में आपको समझाऊंगा कि कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के बीच के चैनल को नाम देते हैं कोको चैनल। कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के बीच के चैनल का नाम क्या है? कोको चैनल। लक्षद्वीप की बात की जाए तो लक्षद्वीप के नीचे एक छोटा सा द्वीप है जिसे हम नाम देते हैं मिनिकॉय, और एक देश का नाम है दक्षिण में मालदीव। तो मिनिकॉय और मालदीव के बीच में यदि आप देखें तो 8 डिग्री चैनल, देखिए 8 डिग्री चैनल से यहां स्टार्ट होता है। 8 डिग्री चैनल जो है वो मिनिकॉय और मालदीव के बीच में जलीय सीमा बनाता है। चलिए अब देखिए, प्रमुख 4 बातें मेरी और बची हैं, तो जिससे क्या होगा कि आपको इंडिया के स्ट्रक्चर के संबंध में बेसिक जानकारियां प्राप्त होंगी। पहली बात, यदि भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल पूछा जाए तो 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। शॉर्ट में हम लोग बच्चों को याद करवाते हैं 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो आपको याद रखना है कि ये भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल है। वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। बीच में अभी 9 हुए थे, लेकिन दमन-दीव और दादर नगर हवेली को एक करने के कारण 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला पॉइंट, 17 अगस्त 1947 को इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सर रेडक्लिफ के द्वारा एक लाइन खींची गई थी जिसे रेडक्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता है।
वैसे देखा जाए तो प्राकृतिक रूप से भारत और पाकिस्तान के बीच में रावी और सतलज नदी, प्राकृतिक रूप से भारत और पाकिस्तान के बीच में रावी और सतलज नदी प्राकृतिक सीमा बनाती हैं, परंतु 17 अगस्त 1947 में सर रेडक्लिफ के द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच में एक कृत्रिम रेखा खींची गई, जिसे हम लोग, ठीक है, भारत पाकिस्तान के बीच में विभाजन रेखा अर्थात रेडक्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। 27 अप्रैल 1914 को भारत और चीन के बीच में खींची गई रेखा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। अक्साई चीन के संबंध में जो विवाद भारत और चीन के बीच में अक्सर कर चलता रहता है, वहाँ पर एक लाइन का नाम जो प्रमुख रूप से आप सभी को याद रखना चाहिए, LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। गलवान घाटी का विवाद, पेंगोंग झील का विवाद आप सभी को बताने की आवश्यकता नहीं है, मीडिया चैनल के माध्यम से आप सभी ने उसको बहुत ध्यान से समझा हुआ है। तो ये संपूर्ण जो रेखा है वो मैकमोहन रेखा के नाम से जानी जाती है। इसी का एक भाग है जिसे हम लोग लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LAC के नाम से भी जानते हैं। 1896 में भारत और अफगानिस्तान के बीच में एक सीमा रेखा का निर्धारण हुआ था, जिसे हम लोग ड्यूरेंड रेखा के नाम से जानते हैं। लेकिन वर्तमान में चूंकि भारत पाकिस्तान का विभाजन 1947 में हो चुका है, इसलिए वो ड्यूरेंड रेखा अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में बोली जाती है। ड्यूरेंड रेखा अब वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में बोली जाती है। प्रारंभिक तौर पर इसे भारत और अफगानिस्तान के बीच में बोला जाता था। ये एक आधारभूत जानकारी मैंने आप सभी को दी। दो प्रमुख बातें, उत्तर से दक्षिण तक भारत की कुल लंबाई 3240 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण तक भारत की संपूर्ण लंबाई 3214 किलोमीटर। लेकिन पूर्व से पश्चिम में भारत की कुल लंबाई 2933 किलोमीटर अर्थात 2933 किलोमीटर। जब इन दोनों का कंपैरिजन हम लोग करें तो हम लोग ये याद रखते हैं कि उत्तर से दक्षिण में जाने पर भारत का क्षेत्र पूर्व से पश्चिम में जाने की अपेक्षा अधिक है, अर्थात इन दोनों क्षेत्रों के बीच में 281 किलोमीटर का डिफरेंस है। समझ में आया? तो ये सारी विस्तार पूर्वक बातें मैंने आपको समझाई। आगे भी जब मैं नेक्स्ट चैप्टर का बनाऊंगा तो उसमें फुल डिटेल के साथ एक एक टॉपिक में उठाता जाऊंगा और आपको बेसिक बातों को समझाता जाऊंगा। इसलिए आप सभी लोग याद रखें कि संपूर्ण ज्योग्राफी का अध्ययन करने के लिए आवश्यक है कि आप सभी को भारत की आधारभूत जानकारियां होनी चाहिए। और अंतिम बात जो मैं आप सभी से बोलना चाहूँगा कि मेरे द्वारा बताई गई संपूर्ण बातों को आप किसी कॉपी में, किसी रजिस्टर में नोट करते चला करें, जिससे आपको आगे के वीडियोज़ में सहायता मिलती जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।